दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। बीते वर्ष देश में जो सबसे चर्चित खबर होती थी वह था किसान आंदोलन। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान होते हुए दिल्ली के दरवाजे पर आकर के ठहर गया। वहां एक लंबा धरना चला। देश के अन्य हिस्सों से भी वहां किसान लोग आए, लेकिन मुख्य रूप से यह आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों द्वारा संचालित किया जाता रहा और लगभग 1 वर्ष तक वे दिल्ली में 2 प्रवेश द्वारों पर सड़क घेर करके बैठे रहे। और निश्चित रूप से यह भारत के इतिहास में स्वाधीनता के बाद हुए जितने भी जन आंदोलन हैं उनमें प्रमुखता के साथ इसका उल्लेख किया जाएगा। यद्यपि प्रधानमंत्री के आश्वासनों के बाद 3 कृषि कानून वापस हो गए और एमएसपी न्यूनतम जो खरीदी मूल्य का विवाद है, जिसे कि किसान संगठन कानूनी रूप दिलाना चाहते हैं, उसे लेकर के केंद्र ने एक समिति गठित करने की बात कही थी और उस पर निर्णय होना भी बाकी है। ऐसा कहा जा रहा था कि यह आंदोलन मुख्य रूप से कुछ राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर विपक्ष द्वारा प्रायोजित था और जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जबरदस्त सफलता मिली तो फिर यह कहा जाने लगा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जो चुनाव हैं और पंजाब के भी, उनमें इस आंदोलन का असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं पर पलीता लगाएगा। खैर, पंजाब में तो वह आशंका सही साबित हुई और वैसे भी अकाली दल से विच्छेद के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई विशेष स्थान था नहीं। किंतु उत्तर प्रदेश और उसमें भी विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो राकेश टिकैत का अपना प्रभाव क्षेत्र है, वहां के जो चुनाव परिणाम आए, उत्तराखंड का जो तराई वाला क्षेत्र था जहां से बहुत बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में शामिल होने किसान बंधु वहां गए थे, किंतु वहां से भी जो चुनाव परिणाम आए उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसानों ने जिन मांगों को लेकर आंदोलन किया था उनके प्रति तो देश के आम किसान की सहानुभूति भी थी, समर्थन भी था, किंतु उस आंदोलन की राजनीतिक परिणति जो होना चाहिए थी या जो किसान आंदोलन के नेता करना चाह रहे थे या उनके पीछे जो शक्तियां थीं, वह मंसूबा उनका पूरा नहीं हुआ। भले ही कृषि कानून वापस हो गए और कृषि उपज मंडियों की जो पुरानी व्यवस्था थी वह बदस्तूर जारी है। जो नई फसल अभी आई है उसकी सरकारी खरीदी भी विभिन्न राज्यों में शुरू हो चुकी है। एमएसपी का विवाद अभी कायम है, किंतु 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद से ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन के जो नेता थे वे भी कुछ निराश हुए हैं। विशेष रूप से इसलिए कि जिन क्षेत्रों से बड़ी तादाद में किसानों ने लगभग साल भर आंदोलन का संचालन किया, अपना घर बार छोड़ करके बैठे रहे, वहां भी उस आंदोलन का राजनीतिक असर जब देखने नहीं मिला तो निश्चित रूप से जो आंदोलन के संचालक थे, जो उसके कर्ता धर्ता थे, इससे उनकी वजनदारी कम हुई। किंतु इससे अलग हट करके हम देखें तो देश लगातार रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है। इस वर्ष हमारे यहां से गेहूं के साथ साथ चावल का भी निर्यात हुआ है और यह भी तब जब कोरोना के कारण उत्पन्न स्थितियों में तकरीबन 80 करोड़ लोगों को केंद्र और राज्य मिलकर के लगातार मुफ्त खाद्यान्न वितरित कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब यूक्रेन में रूस द्वारा हमला किए जाने से वैश्विक परिस्थितियां बदली और जैसा कि सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस बड़े पैमाने पर
न केवल गेहूं, अभी तो सूरजमुखी और अन्य ऐसे ही कृषि उत्पाद निर्यात करते हैं जो तेल बनाने के काम आते हैं। और इसकी वजह से पूरे देश में और पूरे विश्व में खाद्यान्न के साथ साथ तिलहन का, खाने के तेल का भी संकट उत्पन्न हुआ। भारत में भी हमने देखा कि कुछ जो खाद्यान्न है और सनफ्लावर जैसी चीजों से बनने वाले जो खाद्य तेल हैं वो महंगे हुए। सूरजमुखी बड़े पैमाने पर यूक्रेन से आयात किया जाता है, किंतु जो गेहूं के दाम बढ़े तो उसके पीछे जो कारण ज्ञात हुआ वो ये था कि दुनिया की मंडियों में बड़े पैमाने पर भारतीय गेहूं की मांग बढ़ने से हमारा निर्यात जो है ऊपर उठा है। निश्चित रूप से यह भारत की कृषि और भारत के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हम यदि अपनी जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं तो फिर अर्थशास्त्र का जो डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है बाजार में, तो फिर निश्चित रूप से किसान को उसकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पाता। और मुख्य रूप से यही किसान आंदोलन के पीछे की मूल भावना थी, जिससे कि देश का हर व्यक्ति सहमत है। लेकिन अभी 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में आभासी माध्यम से लंबी वार्ता हुई। इसका संदर्भ तो निश्चित रूप से यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा युद्ध था, क्योंकि भारत ने इस विवाद में तटस्थ रहने की नीति अपनाई हुई है और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके जितने भी समर्थक देश हैं वे सभी खुलकर के रूस के खिलाफ हैं और उन्होंने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए हैं। अमेरिका और उसके समर्थक देशों को इस बात पर नाराजगी भी है कि भारत ने उनके द्वारा उठाए गए रूस विरोधी कदमों का समर्थन तो किया ही नहीं, अपितु वो रूस की निंदा करने में भी पीछे हट गया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि रूस से उसने कच्चे तेल की खरीदे के नए सौदे किए और इसे लेकर के अमेरिका ने वहां के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक हैं, उन्होंने भारत को यहां तक धमकी दी कि यदि रूस से आप तेल खरीदते रहे तो यदि सीमा पर चीन घुसपैठ करता है तो उस समय फिर रूस आपका साथ नहीं देगा। यह एक तरह से उलाहना भी था और चेतावनी भी थी, किंतु भारत सरकार ने इसका बड़ा माकूल जवाब अमेरिका सहित दुनिया के उन तमाम देशों को दे दिया जो रूस पर आर्थिक पाबंदी लगाए जाने के परिप्रेक्ष्य में भारत से भी ये अपेक्षा करते थे कि वो रूस से अपने संबंध तोड़े। जो जानकारी आई है, यद्यपि इस तरह की जो शिखर वार्ताएं होती हैं उनमें होने वाले वार्तालाप हूबहू उजागर नहीं किए जाते राजनयिक कारणों से, किंतु जो एक मोटा मोटा विषय सबके सामने आया वो ये है, एक तो जो बाइडेन ने भारत से कहा कि वो बजाय रूस के हमसे हथियार खरीदे और साथ ही उसे तेल ना खरीदने का आग्रह तो किया, किंतु किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला। लेकिन इस वार्ता की जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे महसूस हुई और मैं वह आपके साथ साझा करना चाहता हूं, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा यदि विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO के नाम से सब जानते हैं, यदि वह अनुमति दे, सहमति दे, तो भारत पूरे विश्व को खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की जो चर्चा हुई उसको लेकर के तमाम तरह के लेख, प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। उसमें यह भी आया कि अमेरिका ने भारत के ऊपर कोई विशेष दबाव नहीं बनाया, किंतु उसे इस बात के लिए बनाने की कोशिश की कि वो रूस का साथ छोड़ करके अमेरिका के प्रभाव में आ जाए या उसके साथ आ जाए।
लेकिन इससे अलग हट करके इस समूचे वार्तालाप की जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो ये कि भारत ने अमेरिका से ये कहा कि वह विश्व भर को खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए तैयार है, सक्षम है। और उसके साथ ही जब श्री मोदी ने बाइडेन को बताया कि बीते 2 वर्ष से भारत की सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त खाद्यान्न दे रही है, तो यह उनके लिए बहुत बड़ी खबर थी। और जैसा कि राजनयिक सूत्रों से पता लगा है, न केवल प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए अपितु पूरी दुनिया को यह जान करके अब आश्चर्य होने लगा है कि जो भारत खाद्यान्न के मामले में बहुत बड़ा आयातक हुआ करता था, वो आज इस हद तक दावा कर रहा है कि यदि जरूरत पड़े तो भारत पूरे देश को, पूरे विश्व को खाद्यान्न देने की स्थिति में है। मित्रों, भारत एक कृषि प्रधान देश सदियों से रहा है और बीते 75 वर्षों में हमने खाद्यान्न संकट भी झेला और फिर हरित क्रांति के माध्यम से हमने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता भी अर्जित की। और आज भारत तमाम आर्थिक विषमताओं के बावजूद यदि इस स्थिति में आ गया है कि विश्व के खाद्यान्न संकट को दूर करने की पहल वो कर रहा है, तो फिर हम सबको इस बात के लिए अपने देश के किसानों को बधाई देनी चाहिए। आज देश की जो आबादी है और हम जितना खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं वो हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा है। सरकारी गोदामें आगामी 2 वर्ष की किसी आकस्मिक विपदा से जूझने के लिए अन्न का बफर स्टॉक रखती हैं। हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से भी गरीबों को सस्ता अनाज दिया जाता रहा है। लेकिन यदि हम खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में आते हैं तो फिर हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि देश में जो अन्न उत्पन्न होता है उसकी कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन ये इसके साथ ये बात भी है कि यदि हमारा निर्यात बढ़ता है तो जो व्यापार असंतुलन है आयात और निर्यात के बीच का, वो भी तो दूर होगा। और उस स्थिति में हमारी जो मुद्रा है भारतीय रुपया, वो अंतर्राष्ट्रीय जो सशक्त मुद्राएं हैं, डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, इनकी तुलना में मजबूत होगा। तो उससे हमारी आयात क्षमता बढ़ती है। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को जो संकेत दिया है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। और जैसा मैं कहता आया हूं कि आधुनिक विश्व में जो बड़ा परिवर्तन हुआ वो 1945 में समाप्त हुए विश्व युद्ध के बाद हुआ, जब विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व का राजनयिक शक्ति संतुलन और काफी हद तक भूगोल भी बदला। उसे दुनिया के सोचने के तरीके बदल दिए। और इसी दौर में हमने वैज्ञानिक प्रगति का चरमोत्कर्ष देखा। किंतु 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना की गिरफ्त में आई और अब जब ये कहा जा रहा है कि हम कोरोना से बाहर आ चुके हैं, यद्यपि अभी भी उसके कुछ अवशेष बाकी है और अनेक आशंकाएं अभी भी विद्यमान हैं, किंतु ये बात बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि कोरोना के बाद भी विश्व का परिदृश्य बदला है। विश्व की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनकी दिशा बदली है और आर्थिक गतिविधियों के जो केंद्र हैं वे भी बदले हैं या बदलने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि विश्व के जो स्थापित शक्ति केंद्र थे वो टूटते नजर आ रहे हैं। हम रूस की स्थिति देख रहे हैं कि 1 महीने से ज्यादा भी हो गया किंतु वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया। और अमेरिका को भी देख रहे हैं जो यूक्रेन को बाहरी समर्थन देने के बावजूद भी इस बात का साहस नहीं बटोर पा रहा कि यूक्रेन के कंधे से कंधा मिलाकर के वो रूस का मुकाबला कर सके। किंतु इन सब के साथ ये भी देखने आ रहा है कि विश्व की कूटनीति का केंद्र भारत बन गया है। जो बाइडेन हमारे प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं,
व्लादिमीर पुतिन हमारे प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, फ्रांस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो आने ही वाले हैं भारत। इन सब से ये लगता है कि कोरोना के बाद की जो स्थितियां बन रही हैं उनमें भारत की भूमिका न केवल विश्व की अर्थव्यवस्था में, अभी तो विश्व की कूटनीतिक गतिविधियों में भी बहुत तेजी से मजबूत हुई है। अमेरिका द्वारा रूस से तेल न खरीदे जाने की जो बात की जा रही थी, उसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो टिप्पणी की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री जयशंकर ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा कि हम अपनी जरूरतों का कुल 1.2 या 2% तेल ही रूस से खरीदते हैं। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितना तेल हम एक दिन में रूस से खरीदते हैं उतना तो यूरोप के देश जो हैं चंद घंटों में खरीद लेते हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था जब वो विदेश मंत्री थे कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आज भारत ने वो शक्ति अर्जित कर ली है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।